जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। कल के लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो वो पूछ लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है यूज ऑफ द ऑडिट मेथड कॉल्ड डायरेक्शनल टेस्टिंग मींस दैट सर्टेन आइटम आर टेस्टेड प्राइमरीली फॉर अंडरस्टेटमेंट एंड अदर फॉर ओवरस्टेटमेंट। कह रहा है व्हिच व्हेन दिस मेथड इज अडॉप्टेड स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर टेस्टेड फॉर अंडरस्टेटमेंट और ओवरस्टेटमेंट। कह रहा है बताइए इनमें से कौन सी आइटम अंडरस्टेटमेंट के लिए टेस्ट होगी और कौन सी ओवरस्टेटमेंट के लिए। याद है आपको कल क्या बताया था? डेबिट आइटम आर टेस्टेड फॉर एंड क्रेडिट आइटम आर टेस्टेड फॉर। तो जो एसेट्स है वो कौन सी आइटम है, किसके लिए टेस्ट की जाएगी? ओवरस्टेटमेंट के लिए। लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर, ओवरस्टेटमेंट। ठीक है, इसको आपने प्रूडेंस कंसेप्ट के साथ, प्रूडेंस कंसेप्ट में भी वो इसी तरह वो पेयर बनाता है, लेकिन प्रूडेंस कंसेप्ट जो पेयर बनाता है वो बनाता है एसेट्स और इनकम का। प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है एसेट्स और इनकम ओवरस्टेटेड नहीं होनी चाहिए और एक्सपेंसिव लायबिलिटी अंडरस्टेटेड नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट के में वही पेयर बना होता है, डायरेक्शनल टेस्टिंग पे भी वही पेयर लगा देते हैं। याद रखिए वो अलग कंसेप्ट है प्रूडेंस और ये अलग कंसेप्ट है। डायरेक्शनल टेस्टिंग में डेबिट आइटम आर टेस्टेड फॉर ओवरस्टेटमेंट, क्रेडिट आइटम आर टेस्टेड फॉर अंडरस्टेटमेंट। जी और कोई क्वेश्चन? जी भैया पूछिए। एप्रोप्रिएटली एग्रीगेटेड और डिसएग्रीगेटेड का क्या मतलब है? एग्रीगेटेड का मतलब होता है सम अप करना, डिसएग्रीगेटेड एग्रीगेटेड का अपोजिट है। डिसएग्रीगेटेड का मतलब यह है उसको ब्रेक करना, क्लासिफिकेशन करना किसी आइटम की। जैसे बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स की एक ही फिगर आ रही होगी, नेट फिगर, लेकिन क्या यह जरूरी है कि हम उसको ब्रेक करके यूजर्स को बताएं कि इस फिक्स एसेट्स में व्हीकल्स कितने हैं, इक्विपमेंट कितना है, फर्नीचर कितना है, मशीनरी कितनी है, प्रॉपर्टी कितनी है। तो ये जो डिसएग्रीगेट करते हैं हम कैसे करते हैं? फिक्स एसेट शेड्यूल बना के। तो जो फिक्स एसेट शेड्यूल बनता है नोट्स ऑफ द अकाउंट्स में, वो बेसिकली फिक्स एसेट्स की जो फिगर आ रही है बैलेंस उसको डिसएग्रीगेट किया गया। ठीक है, डिसएग्रीगेट लफ्ज़ याद रखिएगा, आगे चल के फिर यूज करेंगे हम एक कंसेप्ट में इसको। डिसएग्रीगेटेड का मतलब होता है ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देना क्लासिफिकेशन के साथ। दे और कोई क्वेश्चन? जी भैया पूछिए। जी जी, वो कह रहे हैं रिस्क एट अजर्शन लेवल का मतलब ये है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि रिस्क एट अजर्शन लेवल जो है अफेक्ट करता है स्पेसिफिक अजर्शन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो रिस्क एट अजर्शन लेवल होगा, जो कल हमने अजर्शन पढ़ी थी, अगर किसी जगह पे रिस्क है तो वो अजर्शन लेवल पे, तो उसका मतलब होता है सिर्फ एक अजर्शन पे रिस्क है, बाकी की अजर्शन पे रिस्क नहीं है। ठीक है, फर्ज कीजिए हमारा गोदाम जो है वो, हमारा इन्वेंट्री जो किसी गोदाम में पड़ी हुई है और शाम को बारिश हुई और गोदाम में पानी चला गया। अब इस इवेंट की वजह से क्या कोई रिस्क है? बिल्कुल कि इन्वेंट्री में गड़बड़ होगी। अब ये रिस्क क्या सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे है कि इन्वेंट्री की किसी एक अजर्शन पे? एक अजर्शन। अच्छा, एग्जिस्टेंस पे रिस्क नहीं है, इन्वेंट्री तो गोदाम के अंदर ही मौजूद होगी। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन पे भी रिस्क नहीं है, क्योंकि पहले भी बारिश से पहले भी हमारी थी, अब भी हमारी है। रिस्क किस अजर्शन पे होगा? वैल्यूएशन एंड एलोकेशन पे, कि इसकी वजह से हो सकता है हमारी कुछ इन्वेंट्री ऑब्सोल्यूट हो गई हो, खराब हो गई हो, उसको अब हमने एनआरवी पे रिकॉर्ड करना है। तो इसे कहते हैं रिस्क एट अजर्शन लेवल। जब किसी भी इवेंट की वजह से किसी अकाउंट की सिर्फ एक अजर्शन, एक आधी अजर्शन इफेक्ट हो रही है, उसे कहते हैं रिस्क एट अजर्शन लेवल। और जब किसी इवेंट की वजह से बहुत से अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हो या तकरीबन पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफेक्ट हो रही हो, तो उसे क्या कहते हैं? रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के लिए एड्रेस करने के लिए क्या अप्रोच थी? ओवरऑल। और रिस्क एट अजर्शन लेवल के लिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव। आपने अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव की डेफिनेशन पढ़ी या याद किया तो आपने नोट किया होगा उसमें अजर्शन लेवल का वर्ड आता है। तो स्टूडेंट कहने लगा सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या सिर्फ अजर्शन लेवल पे परफॉर्म होते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या अजर्शन लेवल के रिस्क के लिए होते हैं, ओवरऑल के लिए नहीं होते? तो भाई बिल्कुल ऐसा ही है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर सिर्फ अजर्शन लेवल के लिए, इसीलिए उनकी डेफिनेशन में अजर्शन लेवल का लफ्ज आ रहा है। ठीक है, ओवर जो रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है उसके लिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर नहीं, बल्कि उसके लिए क्या है? ओवरऑल अप्रोच। जी और कोई क्वेश्चन? जी, इम्पोर्टेड का मतलब इंक्लूडेड, डेटा इंपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब डेटा इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपको किसी भी एक लफ्ज का भी मतलब नहीं आता ना तो पूछने में कोई शर्म नहीं, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, समटाइम कुछ आपके लिए नए वर्ड हो गए जो आपने शायद इससे पहले ना कहीं पढ़े हो, तो आप उसका मतलब पूछ सकते हैं। जी, क्वेश्चन 9 का ए पार्ट, सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 9 का सेकंड पार्ट देखिएगा। स्टेट द एम ऑफ ए टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड एम ऑफ ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर। वो डेफिनेशन पूछ रहा है मन में। 2 में क्या पूछ रहा है? इन रिस्पेक्ट ऑफ योर अटेंडेंस एट क्लाइंट्स इन्वेंटरी काउंट स्टेट वन टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड वन सब्सटेंटिव प्रोसीजर दैट यू शुड परफॉर्म। ठीक है, वन टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड वन सब्सटेंटिव प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर की फर्दर एग्जांपल्स हम आगे चल के चैप्टर में पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर 11 और 12 है, लेकिन अभी सिर्फ एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। अगर हम स्टॉक काउंट करने के लिए गए और हमने स्टॉक काउंट करना किसका काम है? क्लाइंट का, मैनेजमेंट का। हमने सिर्फ ऑब्जर्व किया कि क्या एम्प्लॉइज इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक स्टॉक काउंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक प्रोसीजर ये। दूसरा प्रोसीजर, हमने खुद से जाके स्टॉक को काउंट करना शुरू कर दिया कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिगर आ रही है फिजिकली उतना स्टॉक मौजूद है कि नहीं, हमने खुद से जाके काउंट करना शुरू कर दिया। क्या ये दोनों प्रोसीजर एक है? दोनों में फर्क है? किसमें हम क्लाइंट के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को चेक कर रहे हैं और किसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर रहे हैं? जब हम ऑब्जर्व करने हैं तो क्लाइंट के पॉलिसी एंड प्रोसीजर को चेक करें सही है कि नहीं, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि ये इंटरनल कंट्रोल से रिलेट कर रहा है। और जब हम ये देखते हैं कि जो बैलेंस शीट में इन्वेंट्री लिखी हुई है फिजिकली इतनी मौजूद है कि नहीं, जब हम खुद से चेकिंग करके ये देख रहे हैं, तो ये क्या होगा? सब्सटेंटिव प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर को पहचानने की सबसे बड़ी निशानी यही है कि आपने सोचना है क्या मैं इस प्रोसीजर से जो परफॉर्म कर रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कोई चीज वेरीफाई हो रही है।
अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कोई चीज वेरीफाई हो रही है तो वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर, वरना वो क्या होगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अगर आप क्लाइंट का कोई प्रोसीजर चेक कर रहे हैं, क्लाइंट सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो सही प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो वो क्या होगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? आज के लेक्चर की तरफ चलें। आज का लेक्चर जो है वो इंतहाई ठंडा लेक्चर है, इजी लेक्चर है, इसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल कंसेप्ट नहीं है। आप खुद से भी रीडिंग करें तो शायद 80% के करीब कंसेप्ट आप खुद भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये इजी कंसेप्ट है, इसमें कुछ एडवांस चीजें जो हमने पढ़नी है वो भी साथ साथ डिस्कस होती रहें, ताकि हम बोर ना हो और हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है वो स्लो ना हो। आज का लेक्चर लिंक कैसे कर रहा है प्रीवियस लेक्चर के साथ, ये सुन लीजिए। पहले चैप्टर 1 में हमने पढ़ा 5 एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस एंगेजमेंट। फिर मैंने आपको बताया अगले 3 चैप्टर्स में हम इन्हीं इंश्योरेंस एंगेजमेंट के एलिमेंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। चैप्टर 3 में जो एलिमेंट हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं वो है एविडेंस। चैप्टर 3 के स्टार्ट में हमने पढ़ा कि एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट कब होता है। एक सेक्शन इसका ये था। चैप्टर 3 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन एविडेंस का, जिसमें हमने सीखा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कब ऑब्टेन करते हैं। दूसरा सेक्शन था ऑडिट प्रोसीजर्स का, हमने सीखा जी एविडेंस ऑब्टेन करना है तो जाहिर है बैठे बैठे तो नहीं होगा, प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेंगे। तो दूसरा सेक्शन जो था वो ऑडिट प्रोसीजर का था। ऑडिट प्रोसीजर में हमने क्या सीखा, 3 चीजें सीखी। पहली चीज 7 टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, फिर सीखा कि ये 7 टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कितने फेजेस में अप्लाई किए जाते हैं या इनका पर्पस क्या होता है, किस किस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। 3 पर्पस थे, रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। और फिर तीसरी चीज हमने सीखी कि हमने जब प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं असर्शन लेवल के लिए हम प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करते हैं, कुछ ओवरऑल लेवल पे भी होते हैं ओवरऑल अप्रोच, और ज्यादातर जो है वो असर्शन लेवल पे। तो असर्शन का कंसेप्ट हमने सीखा तीसरा। अब एविडेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तीसरी चीज जो हमने आज तीसरा सेक्शन डिस्कस करना है वो है डॉक्यूमेंटेशन। हमारे प्रोफेशन का रूल है कि समथिंग नॉट डॉक्यूमेंटेड इज समथिंग नॉट डन। ठीक है, यानी जो चीज आपने डॉक्यूमेंट नहीं की, क्या समझा जाएगा कि वो चीज आपने कभी की ही नहीं। इसीलिए याद रखें, जितना अहम कोई प्रोसीजर परफॉर्म करना है उतना ही अहम उसको डॉक्यूमेंट करना भी है। तो क्वेश्चन ये कि क्या डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर कुछ हमें गाइडेंस अवेलेबल है स्टैंडर्ड में कि हमें डॉक्यूमेंटेशन क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, किस तरीके से कर सकते हैं, क्या इस तरह की कोई गाइडेंस अवेलेबल है? इसका जवाब बिल्कुल अवेलेबल है। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम यही स्टडी करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में डेफिनेशन। वो कहता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जैसे ऑडिट वर्किंग पेपर्स भी कहते हैं, वर्किंग पेपर कह लिए, डॉक्यूमेंटेशन कह लिए की बात है। कहता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है? कहता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द रिटन रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म्ड, एविडेंस ऑब्टेन्ड, कंक्लूजन रीच्ड। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द रिटन रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म, एविडेंस ऑब्टेन्ड, कंक्लूजन रीच। यानी ये रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड होता है। ऑडिटर जो भी प्रोसीजर परफॉर्म करता है, जब उसको लिख ले किसी भी एक सफे पे, तो जिस सफे पे लिखेगा उसे कहेंगे ये वर्किंग पेपर है, ये डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है? रिटन रिकॉर्ड है। किस चीज का? ऑडिटर ने जो प्रोसीजर, 3 चीजों का प्रोसीजर परफॉर्म किया, एविडेंस ऑब्टेन किया और जिस कंक्लूजन पे पहुंचा ऑडिटर। जैसे फर्स्ट कीजिए, प्रोसीजर परफॉर्म करने से क्या हो रहा? अगर मैंने स्टॉक टेकिंग की, क्लाइंट के ये रेंट पे जाके उसके स्टॉक को इंस्पेक्ट किया, चेक किया इन्वेंट्री को, तो क्या मैं इसे डॉक्यूमेंट करूंगा, किसी सफे पे लिखूंगा कि इस तारीख को मैं क्लाइंट के इस वेयर हाउस में गया और मैंने ये आइटम चेक की। ये जो मैं लिख रहा हूं किसी एक सफे के ऊपर, तो ये मैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर रहा हूं, वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर कर रहा हूं। ठीक है, किसी भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में 3 चीजें होती हैं लाजमी। पहली चीज क्या होगी? प्रोसीजर जो हमने परफॉर्म किया वो लिखा होगा। फिर दूसरी चीज हमने लिखनी होती है एविडेंस ऑब्टेन हुआ कि नहीं हुआ। अगर तो हमें प्रोसीजर परफॉर्म करने से सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाए, हम एविडेंस के आगे लिख देते हैं यस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। और अगर हमें ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने से सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, तो फिर हम एविडेंस के आगे क्या लिखते हैं कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नॉट ऑब्टेन, ब्रैकेट में लिखते हैं टू बी रिपोर्टेड इन ऑडिट रिपोर्ट। जब एविडेंस ऑब्टेन ना हो तो आपको पता है रिपोर्ट में बताते हैं नाम, एक कंसेप्ट हमने पहले पढ़ा था कि जब ऑडिटर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ना कर सके तो वो रिपोर्ट में कहेगा सर मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता, बाकी चीजें ठीक है। कंक्लूजन ऑडिटर का क्या होता है? कंक्लूजन में हमेशा ऑडिटर ने ये लिखना होता है, हमेशा कंक्लूजन ऑडिटर का क्या होगा कि इस एरिया में कोई मिस स्टेटमेंट है या नहीं है। ठीक है, इस एरिया में कोई मिस स्टेटमेंट है या नहीं। अगर तो उसे ऑडिट प्रोसीजर, फर्ज कीजिए अगर मैंने स्टॉक काउंट करने के लिए गया, स्टॉक काउंट किया, कुछ चीजें आ रही थी, क्लाइंट ने मुझे बाकी चीजें तो चेक करवा दी, वो जो कुछ इन्वेंटरी आइटम्स थी वो चेक नहीं करवाई, और इससे मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला। प्रोसीजर परफॉर्म करने में लिख दूंगा मैंने स्टॉक काउंट किया, ये चीज चेक की, एविडेंस आगे क्या लिखूंगा, क्या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हुआ, नहीं हुआ। लेकिन फर्ज कीजिए चीजें मैंने सारी चेक कर ली, एविडेंस है, लेकिन मुझे पता चला कुछ इन्वेंटरी आइटम ऐसी हैं जो कि ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं, क्लाइंट ने उनको भी पूरी अमाउंट पे रिकॉर्ड किया हुआ है, कॉस्ट पे, एनआरवी पे रिकॉर्ड नहीं किया। अब मैं वर्किंग पेपर में प्रोसीजर परफॉर्म किया वो लिखूंगा, एविडेंस ऑब्टेन हुआ आगे यस लिख दूंगा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। कंक्लूजन में क्या लिखूंगा? मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड। ठीक है, इसको हम क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अगर क्लाइंट फिर भी डायरेक्टर के साथ फिर भी ना करेक्ट हो तो फिर ऑडिट रिपोर्ट में, जिस हमने एविडेंस को ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन कर देते हैं कि नहीं मिला, उसी तरह मिस स्टेटमेंट अगर हो, कंक्लूजन हमारा यह है कि कोई मिस स्टेटमेंट है, इसको भी फिर ऑडिट रिपोर्ट में अल्टीमेटली इंक्लूड कर दिया जाता है। एविडेंस में और कंक्लूजन में फर्क समझ आया आपको?
तो इसका मतलब है हमारे वर्किंग पेपर जो होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन जो होती है, किस चीज का रिकॉर्ड होता है? 3 चीजों का। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज रिटन रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, प्रोसीजर परफॉर्म, एविडेंस ऑब्टेन्ड, कंक्लूजन रीच्ड। यहां तक डेफिनेशन क्लियर? आगे चलें। नेक्स्ट वो कहता है पर्पस क्या है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने का पर्पस क्या है? हम कहते हैं जी कुछ तो इसका पर्पस है प्राइमरी, अहम, ज्यादा अहम, और कुछ इसके पर्पस है एडिशनल, कम अहम है लेकिन फिर भी ये मकसद भी पूरे हो जाते हैं। इसे आप पर्पस कह लें, पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कह लें, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कह लें, या इसे आप एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कह लें, एक ही बात है। पर्पस कह लें या ऑब्जेक्टिव कह लें, एडवांटेजेस कह लें कि डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने का ये मकसद है, ये फायदे होते हैं। भाई क्या मकसद है, क्या फायदे होते हैं? प्राइमरी पर्पस क्या है? कहता है पहला, ये आपके पास जो डॉक्यूमेंटेशन आपने प्रिपेयर की है, ये इस बात का एविडेंस है, सबूत है कि आपने जितने भी स्टैंडर्ड थे उन सारे स्टैंडर्ड की सारी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर दिया है। हमने कंप्लाई कर दिया है, किसको कंप्लाई कर दिया है? ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल आईएसएस। आपको याद है हमारी रिस्पांसिबिलिटी है, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन ही तब होती है जब हम सारे स्टैंडर्ड्स की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। तो कल को कोर्ट में अगर हमें यह साबित करना पड़ गया कि हमने सारे स्टैंडर्ड की सारी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई किया था कि नहीं किया था, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई किया था कि नहीं किया, कैसे पता चलेगा? डॉक्यूमेंट से हम लाके जज के सामने डॉक्यूमेंट रख देंगे। तो एक तो प्राइमरी पर्पस ये है, हमारे पास एविडेंस होता है कि हमने सारे आईएसएस और लीगल रिक्वायरमेंट की कंप्लायंस की है, किसी को छोड़ा नहीं। और दूसरा इस बात का एविडेंस होता है कि हमने जो रिपोर्ट में ओपिनियन दिया अपना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या गलत है, उसकी बेस होती है हमारे पास। हमने हवाई ओपिनियन नहीं दे दिया, हमारे पास एप्रोप्रिएट बेसिस है। कुछ ऑडिटर ऐसे भी होते हैं प्रैक्टिस में जो घर बैठ के रिपोर्ट साइन कर देते हैं, उनके पास जो रिपोर्ट साइन कर रहे हैं उसकी बेस में कोई एविडेंस नहीं होता, कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किए होते। इसीलिए वो कहता है आपके लिए जरूरी है कि आपने जब कभी रिपोर्ट देनी है आपके पास एप्रोप्रिएट बेसिस होनी चाहिए। वो बेसिस कहां होंगी? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में। अगर आप रिपोर्ट में ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं, तब भी आपके पास इस ओपिनियन की भी बेसिस होनी चाहिए डॉक्यूमेंटेशन की जगह। और अगर कह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत है, तो फिर भी आपके पास बेसिस होनी चाहिए। तो प्राइमरी पर्पस क्या हुए डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने के? एक, हमारे पास ये इस बात का एविडेंस होता है कि हमने सारे आईएसएस लीगल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई किया है। दो, ये इस बात का एविडेंस होता है कि हम जो ओपिनियन दे रहे हैं हमारे पास इसकी बेसिस है। प्राइमरी पर्पस क्लियर? आगे चलते हैं। इसके बाद एडिशनल पर्पसेस क्या है? कहता है ये जो टीम है उसको असिस्ट करता है, सीनियर्स को असिस्ट करता है, टीम को असिस्ट करता है और सीनियर को असिस्ट करता है। आपको याद होगा एक लेक्चर में मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बना के दिया था हमारे एक क्लाइंट का, कंपनी का। वो शेयर होल्डर, उसके बाद डायरेक्टर्स, उसके बाद सारे डिपार्टमेंट्स, हर डिपार्टमेंटल हेड, फिर उसके बाद एम्प्लॉइज। वो क्लियर है ना आपको चार्ट? चलिए आज आपको मैं जो सीए फर्म है इसका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बना के दे रहा हूं कि सीए फर्म जो होती है इसमें नॉर्मली टॉप लेवल पे कौन लोग होते हैं और उसके बाद कैसे वो इनका सिस्टम चलता है। तो जो सीए फर्म यानी जो पाकिस्तान में ऑडिट करते हैं, ये कोई भी सीए फर्म है, उसमें जो उसको लीड कर रहा होगा, जो उसका लीडर होगा, वो उसका ओनर है। पाकिस्तान याद रखें, बिजनेस सोल प्रोप्राइटर फर्म में भी चलाया जा सकता है, पार्टनरशिप फर्म में भी और कंपनी फर्म में भी। लेकिन अगर आप कोई ऑडिट करना चाहते हैं, ऑडिट प्रोफेशन में काम करना चाहते हैं, आप एज सोल प्रोप्राइटर काम कर सकते हैं, आप एज पार्टनरशिप भी काम कर सकते हैं, एज कंपनी काम नहीं कर सकते। ऑडिटर्स के लिए कंपनी बना के ऑडिट करना मना है, ऑडिटर्स कंपनी बना के ऑडिट नहीं कर सकते। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्रिएट करके, पार्टनरशिप क्रिएट करके फिर ऑडिट कर सकते हैं। तो हो सकता है फर्म का एक ही ओनर हो, सोल प्रोप्राइटर हो सकता है उसके डिफरेंट पार्टनर्स हो, नॉर्मली डिफरेंट पार्टनर्स होते हैं। फर्स्ट कीजिए हम एक टिपिकल जो एक मीडियम लेवल की फर्म है उसकी एग्जांपल लेते हैं। उसमें हो सकता है कि फर्स्ट कीजिए 3 पार्टनर है। याद रखें ये 1 से लेके तादाद 25, 30, 40 तक भी जा सकती है पार्टनर्स की तादाद। फर्स्ट कीजिए हमारी एग्जांपल में 3 पार्टनर्स है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। पहली चीज ध्यान में रखिए, जब कभी फर्म की अपॉइंटमेंट होगी, कोई कंपनी ऑडिटर अपॉइंट करेगी, वो मिस्टर ए को, मिस्टर बी को या मिस्टर सी को अपॉइंट नहीं करेगी। किसको अपॉइंट? फर्म के नेम से अपॉइंटमेंट होगी। एबीसी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट हुआ, ये पार्टनर। अच्छा, जब इसको अपॉइंट कर लिया जाएगा, फिर इसके बाद ये तीनों पार्टनर डिसाइड करेंगे कि ये जो कंपनी जिसने हमें अपॉइंट किया है इसका ऑडिट कौन डील करे, मिस्टर ए करे, मिस्टर बी करे या मिस्टर सी करे। एक ऑडिट एंगेजमेंट को जो ओवरऑल लीड करता है वो एक ही पार्टनर करता है, 2 पार्टनर नहीं होते, एक ही पार्टनर। मिस्टर ए करेगा, मिस्टर बी करेगा, मिस्टर सी करेगा। उन्होंने आपस में डिसाइड किया, उन्होंने कहा ए और सी ने कहा सर हम पहले बड़े बिजी हैं, बी फारग है, बी ने कहा चलो मैं कर लेता हूं। तो बाकी के जो ए और सी हैं इनको हम कहते हैं ये पार्टनर्स हैं। लेकिन बी को क्या कहते हैं? बी को हम कहते हैं शाबाश एंगेजमेंट पार्टनर। इसके लिए फिर वर्ड हम यूज करते हैं एंगेजमेंट पार्टनर। ये टर्म याद रहेगी आपको। चलिए, एंगेजमेंट पार्टनर जाहिर है अब इसने ऑडिट को लीड, ये अकेला ऑडिट तो नहीं करेगा, इसके आगे पूरी एक टीम होती है। इसके टीम में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? कुछ मैनेजर्स हो सकते हैं, कुछ मैनेजर्स होते हैं। फर्ज कीजिए इसके पास 4-5 मैनेजर्स हैं, और फिर ट्रेनी स्टूडेंट की भी टीम होती है। ठीक है, 25-30 ट्रेनी स्टूडेंट होंगे इसके पास। ठीक है, ट्रेनी स्टूडेंट। ट्रेनी स्टूडेंट पता है कौन होते हैं? हाँ जी, आप लोग, आप आवाम, बिल्कुल, ये ट्रेनी स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, और आपको पता है आप लोगों की ट्रेनिंग कितने पीरियड की है? 3.5 साल की। गलत, 4 साल की। इसलिए अक्सर 4 साल की,
कि जब आप कहीं पे ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे तो वहां पे जो पार्टनर है वो आपसे पता क्या कहेगा? वो कहेगा ठीक है हम ट्रेनिंग आपको करवाने को तैयार हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन करेंगे 6 महीने के बाद, 6 महीने हम आपके खाएंगे, उसके बाद आपको मंजूर है तो शुरू करें ट्रेनिंग, वरना आप किसी और फर्म को देख लें। और ये जो कि अक्सर फर्म का यही हाल होता है, सबका नहीं है, अक्सर फर्म का, तो फिर स्टूडेंट बेचारा मजबूर हो जाता है, कहता चले ठीक है अब 6 महीने ज़ाया कर ही देते हैं। वैसे शुरू में 6 महीने ही आपके खा लेंगे, लेकिन अगर कभी आर्टिकल के दौरान में 6 बजे आप इनसे कहेंगे ना सर आज मेरी क्लास है, आज मुझे जरा जल्दी जाने दीजिए, तो इनके गुर्दों में हार्ट अटैक हो जाता है, उस वक्त नहीं जाने देंगे। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। ये क्या होता है कि जब आप उनको देखेंगे ना, जब उनसे पूछेंगे कि सर मैं जल्दी जाऊं, फिर आपको पता चलेगा गुर्दों में हार्ट अटैक क्या होता है। तो यह ट्रेनिंग स्टूडेंट, जो ट्रेनिंग स्टूडेंट होते हैं इनकी 3 कैटेगरीज नॉर्मली बनाई जाती हैं, 3 तरह से कैटेगराइज किया जाता है। एक वो स्टूडेंट, ट्रेनिंग स्टूडेंट जो कि अपने आर्टिकल्स के आखिरी साल में है, इनको कहते हैं सीनियर्स, सीनियर। एक वो जिनको कोई 1.5-2 साल हो गए, इनको कहते हैं सेमी सीनियर, सेमी। और एक वो जो अभी ताजा ताजा भर्ती हुए हैं, भर्ती उनको कहते हैं जूनियर, जूनियर, जूनियर। ये 3 तरह के हम क्लासिफिकेशन करते हैं ट्रेनिंग स्टूडेंट की। तो असल में जो काम कर रहे होते हैं वो ये लोग कर रहे होते हैं। ये याद रखिए, पार्टनर का चार्टर्ड अकाउंटेंट होना लाजमी है, एंगेजमेंट पार्टनर हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। ट्रेनिंग स्टूडेंट्स कभी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होंगे, ट्रेनिंग पूरी होगी तो फिर ही बनेंगे ना। मैनेजर्स, फर्म की पॉलिसी होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो पार्टनर है एंगेजमेंट पार्टनर ये हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। अब देखिए कंसेप्ट हमने उठाया कहां से था कि वर्किंग पेपर असिस्ट करते हैं टीम को भी और सीनियर्स को भी। यहां पे मैं टीम किसको कह रहा हूं, जब ऑडिट करने के लिए क्लाइंट की प्रेमिसेस पे जाते हैं तो नॉर्मली ये लोग जाते हैं, इनको हम टीम कहते हैं, और ये सीनियर लोग हैं, ये ऑफिस में बैठे होते हैं। मैनेजर कहता है यार मैं हर 2-3 हफ्ते बाद एक आधा चक्कर लगा लिया करूंगा, और पार्टनर कहता है भाई मैं आपको सिर्फ 2 दफा मिलूंगा, एक एंगेजमेंट के स्टार्ट में प्लानिंग वगैरह के लिए, और एक एंगेजमेंट के एंड में जब मैंने सारा रिव्यू करना होगा, रिपोर्ट पे साइन करना होगा। तो इसलिए दरमियान में मैनेजर आता है ना मेरे भाई, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, दरमियान में मैनेजर आके चेक करता रहता है। अब देखिए हमने कहा टीम को असिस्ट करता है प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस में। देखें अगर आप डॉक्यूमेंटेड फॉर्म है, फर्ज कीजिए मैं मैनेजर हूं, मैंने एक जूनियर टीम मेंबर को बुलाया और मैंने उसे एरिया एलोकेट किया इन्वेंट्री का। आपको पता है हर टीम मेंबर को अलग एरिया एलोकेट होता है, ये बताया मैंने आपको, इन्वेंट्री का एरिया एलोकेट किया। उसने कहा सर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है, मैं अब उसे बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं हमने प्लान बनाया है, आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म कीजिएगा। आपने क्लाइंट से ये रेट पे जाना है, आपने क्लाइंट से लिस्ट लेनी है, उसका कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री आइटम्स कितनी है। उसके बाद सैंपल बेस पे आपने कुछ इन्वेंट्री आइटम को फिजिकली चेक करना है। फिजिकली चेक करने के दौरान खास तौर पे ये चीज ध्यान में रखना, कोई अगर ऑब्सोलीट आइटम नजर आई तो उसको अलग से आइडेंटिफाई कर देना। अगर किसी थर्ड पार्टी का स्टॉक क्लाइंट के पास पड़ा हुआ उसको भी अलग कर देना। क्लाइंट का स्टॉक अगर थर्ड पार्टी के पास पड़ा हुआ उसको ऐड कर देना, और अगर जरूरत पड़ी तो उसको भी जाके चेक करके आओ। फिर इसके बाद सैंपल बेस पे कुछ इन्वेंट्री आइटम को सेलेक्ट करना, उनकी कॉस्ट चेक करना सही रिकॉर्ड किया कि नहीं। कॉस्ट चेक करने के लिए परचेजेस का सैंपल देखना पड़ेगा, परचेजिंग वाइस चेक करना। फिर उसके बाद देखना फाइफो या वेटेड एवरेज जो भी क्लाइंट की पॉलिसी है उसके मुताबिक कैलकुलेशन सही हुई है कि नहीं हुई। फिर उसके बाद उसकी एनआरवी भी चेक करनी है। एनआरवी चेक करने के लिए क्लाइंट की एजिंग रिपोर्ट को भी देखा जा सकता है, कल ये रेंट के बाद जो सेल प्राइस है उसको भी देख लेना, ठीक है। ये मैं सारी और भी बहुत से प्रोसीजर है, ये तो मैंने चंद 3-4 आपके सामने रखे, और फिर सारे प्रोसीजर बता के भाई समझ आ गए ना, अब जाओ परफॉर्म करो। ये इन्होंने सारा ला दिया, नहीं समझ आई। एक्जैक्टली इसी तरह अगर ज़बानी कलामी सारा काम प्रैक्टिकली भी बताया जाए, बताइए क्या उनको समझ आ जाएगी कैसे करना है, क्या उन्हें पता, क्या ये इसके बाद अगर ये ज़बानी कलामी सुनकर चले जाते हैं तो इन्हें याद रहेगा इंस्ट्रक्शंस क्या थी, क्या ये जो हमने प्लान किया है उसके मुताबिक ही प्रोसीजर परफॉर्म कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। कुछ चीजें को याद रहेंगी, कुछ भूल जाएंगी, जो याद रहेगी वो भी पता नहीं सही याद रहती है कि नहीं रहती। इसीलिए याद रखिए, मुझे बताइए अगर यही सारी चीजें जो हमने प्लान की हुई हैं मैं इनको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में दूं, और ये भी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में एक एक प्रोसीजर के आगे टिक लगाते जाए, ये प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, तो ये ज्यादा बेहतर है या सारा काम ज़बानी कलामी हो, ये ज्यादा बेहतर है कि डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हो। इसीलिए उसने कहा ये टीम को असिस्ट करता है किसमें, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस में। अच्छा इन्होंने काम करके आ गया, बताइए अब क्या सीनियर ने भी कोई काम करना है कि नहीं करना। सीनियर ने क्या करना होता है, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। जिस तरह अगर वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर किए गए होंगे वो हमारी टीम की प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस असिस्ट करते हैं हमारी टीम को, उसी तरह वर्किंग पेपर अगर डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में आपने वर्किंग पेपर प्रिपेयर किए हैं ये सीनियर लेवल के लोगों को भी असिस्ट करते हैं, किसमें, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू में। डायरेक्शन में, सुपरविजन एंड रिव्यू में। यहां मुझे बताइए पहले प्लानिंग और परफॉर्मेंस में फर्क समझ आ गया आपको। प्लानिंग का मतलब है डिसाइड करना हमने क्या करना है, परफॉर्मेंस का मतलब है उन प्रोसीजर को एक्चुअली परफॉर्म करना। प्लानिंग में लिखा होगा क्लाइंट की बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चेक करो, परफॉर्मेंस में हमने क्लाइंट की बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की कॉपी लगाई होगी और उसके ऊपर लिखा होगा हमने ये चीज कैसे वेरीफाई की, ये कैसे वेरीफाई की, ये कैसे वेरीफाई की। डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू का क्या मतलब है, जो सीनियर ने डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू सुन ले। डायरेक्शन का मतलब ये होता है काम करने से पहले टीम को बताना कि क्या काम करना है। सुपरविजन का मतलब होता है जैसे जैसे काम हो रहा है साथ साथ चेक करना सही हो रहा है कि नहीं। और रिव्यू का मतलब यह होता है कि काम होने के बाद चेक करना सही काम हुआ है कि नहीं। ठीक है, तीनों में फर्क समझ आ गया। तो सीनियर ने क्या करना है, डायरेक्शन भी करने हैं, सुपरविजन भी करने हैं और रिव्यू भी करना। क्लियर हो गई बात। अच्छा यहां पे एक और एडिशनल कंसेप्ट मेरे जहन में आ गया, कहें तो समझा दूं अभी। रिव्यू का मतलब क्या है, किसी का काम चेक करना उसे सही तरीके से किया करें। हमारे ऑडिट में जो रिव्यू की टर्म है ये 3 कंटेक्स्ट में यूज होती है, नोट कर लीजिएगा। एक सिंपल वर्ड यूज होगा,
रिव्यू, एक वर्ड यूज होगा रिव्यू एंगेजमेंट, और एक वर्ड यूज होगा क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। इन तीनों में फर्क है। रिव्यू में, रिव्यू एंगेजमेंट में और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में फर्क है। रिव्यू एंगेजमेंट तो बेसिकली एक अलग ही टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट है। हम तो ऑडिट पढ़े हैं ना, तो रिव्यू एंगेजमेंट एक अलग ही टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट है। जो रिव्यू है इसका मतलब क्या है कि टीम में, विद इन द टीम, सीनियर बंदा कोई किसी जूनियर टीम मेंबर के काम को रिव्यू करे। मैनेजर अगर ट्रेनी स्टूडेंट्स का काम चेक करता है सही किया कि नहीं, ये क्या होगा? रिव्यू। पार्टनर अगर मैनेजर के काम को और ट्रेनी स्टूडेंट्स के काम को चेक करता है सही किया कि नहीं, ये क्या होगा? रिव्यू। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का मतलब भी यही है कि एंगेजमेंट टीम, ये जो टीम है हमारी, इसके काम को चेक करना कि इन्होंने सही काम किया कि नहीं। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू टीम के अंदर का कोई बंदा नहीं करेगा, बाहर का कोई बंदा करेगा। ये सारी एंगेजमेंट टीम कहलाती है। उससे बाहर का कोई बंदा करेगा। बाहर का बंदा कौन हो सकता है? वो फर्म के अंदर भी कोई दूसरा पार्टनर हो सकता है, या वो फर्म से बाहर हो सकता है, यानी आई कैप। अगर तो क्वालिटी, जैसे पार्टनर जैसे ही उसने सारा रिव्यू कर लिया सबका, रिपोर्ट पे साइन करने लगा, फौरन पार्टनर सी आ गया, कहने लगा ठहर जाओ एक नजर मैं भी देख लूं कि बड़ी बड़ी चीजें सारी आपने पूरी सही तरीके से की है कि नहीं परफॉर्म। तो वो सारी चीजें चेक करेगा। ये क्या कहलाया? क्या ये रिव्यू कहलाया जाएगा? क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। और अगर रिपोर्ट हमने साइन कर दी, उसके बाद आई कैप आके कहने लगा भाई मुझे बताओ क्या तुम्हारे पास सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस है, मुझे चेक करवाओ क्या तुमने सारे स्टैंडर्ड की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी है कि नहीं। ये क्या कहलाएगा? ये भी क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू फर्म के अंदर ही कोई बंदा करे उसे हम कहते हैं इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, और जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू आई कैप करे उसे कहते हैं एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। तो इन तीनों वर्ड्स में मतलब फर्क समझ आ गया आपको? रिव्यू एंगेजमेंट, ये तो टाइप ही रहता है ना एश्योरेंस एंगेजमेंट, जिसमें लिमिटेड याद है आपको स्टार्ट में पढ़ा चैप्टर 1। रिव्यू और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में फर्क समझ आ गया? टीम के अंदर ही अगर कोई बंदा चेक करे काम से हो तो रिव्यू, टीम से बाहर का भी बंदा करे क्वालिटी, वो फर्म के अंदर ही अगर बाहर वाला बंदा टीम से बाहर है लेकिन फर्म के अंदर ही है, इंटरनल क्वालिटी। और अगर वो आई कैप करे तो मुझे बताइए, आई कैप अगर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने के लिए आए तो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होने का फायदा है कि ज़बानी कलामी क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो जाएगा। तो इसलिए हमें डॉक्यूमेंटेशन का ये भी फायदा होता है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में आसानी हो जाती है, अकाउंटेबिलिटी हो जाती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? हम अपने वर्किंग पेपर में हर पेज के ऊपर उस बंदे का नाम लिखा जाता है जिसने उस वर्किंग पेपर को प्रिपेयर किया है। नाम या साइन या इनिशियल लिखे जाते हैं ताकि आइडेंटिफाई हो सके। फर्म में मेरे जब मैं जो भी वर्किंग पेपर प्रिपेयर करता था उसमें अपने इनिशियल लिखा करता था, एम में इनिशियल पता ना आपको, नाम के पहले हरूफ, वो हर वर्किंग पेपर के ऊपर लिखे, किसलिए? ताकि आइडेंटिफाई हो सके किसने ये प्रोसीजर परफॉर्म किया, अकाउंटेबल हो सके, उसका हिसाब हो सके, ताकि बाद में पता चले किसी टीम मेंबर ने सही काम नहीं किया तो जिसने सही काम नहीं किया उससे पूछा जा सके। पेज के ऊपर उसका नाम लिखा होगा किसने पेज प्रिपेयर किया, उसे बुला के पूछेंगे भाई तुमने प्रोसीजर सही क्यों नहीं परफॉर्म किया था। अकाउंटेबिलिटी होती है। और कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस, कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस का मतलब ये होता है कि हमारे वर्किंग पेपर अगले सालों में भी काम आ सकते हैं। हमारे कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है? हमारे वर्किंग पेपर अगले सालों में भी काम आ सकते हैं, अगले साल के लिए भी हो सकता है, सिग्निफिकेंट हो अहम हो। यह पर्पसेस क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ओनरशिप, वर्किंग पेपर्स की ओनरशिप किसके पास है? कौन ओनर है इसका? ऑडिटर। क्लाइंट अगर कहे सर आपने सारी इंफॉर्मेशन तो मेरे से ली, इंक्वायरी मेरे से की, ऑडिट भी मेरी कंपनी का ही हो रहा है, तो अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन मेरे हवाले कर दें। क्या ऑडिटर उसके हवाले डॉक्यूमेंटेशन करने का पाबंद है? नहीं। याद रखें स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि ऑडिटर जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर करता है उसका ओनर कौन है? ऑडिटर। क्लाइंट उससे जबरदस्ती वर्किंग पेपर नहीं ले सकता। फर्ज कीजिए अगर हमारा क्लाइंट हमें ड्यूरिंग ऑडिट रिमूव कर दे, हमारी जगह किसी दूसरे फर्म को अपॉइंट कर दे, दूसरे लोगों को ऑडिटर अपॉइंट कर दे, और फिर हमसे ये कहे कि भाई तुम लोगों ने जो आधा ऑडिट किया है ना उसके सारे वर्किंग पेपर नए वाले ऑडिटर के हवाले कर दो, क्या हम पाबंद है वर्किंग पेपर नए ऑडिटर को देने के? याद रखिए हम कहेंगे सर हमारे पास जो आप लोगों के जर्नल लेजर ट्रायल वगैरह है ना वो तो हम देने को तैयार है, वो हम आपके हवाले करने के पाबंद है, लेकिन जो हमारा वर्किंग पेपर है वो हम आपको नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं? वर्किंग पेपर का ओनर कौन है? ऑडिटर। लेकिन याद रखिए इसका यह मतलब नहीं है कि अगर मैं वर्किंग पेपर का ओनर हूं तो मैं जो मर्जी करता रहूं, मैं स्टॉक एक्सचेंज में जाके बेच दूं कि सर ये देखें ये इस कंपनी का प्रॉफिट होने वाला है। नहीं, मुझे जहां पे स्टैंडर्ड ने ये कहा कि आप राइट दिया मुझे कि आप वर्किंग पेपर के ओनर है, उसी तरह उसने मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगाई, क्या कि आपने उन वर्किंग पेपर को कॉन्फिडेंशियल रखना है, संभाल के रखना है। किसी कॉन्फिडेंशियल रखने का मतलब क्या है? कि किसी भी तीसरे पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करना है। नेक्स्ट, रिटेंशन। अच्छा मैं वर्किंग पेपर का ओनर हूं, क्या मैं किसी को बेच सकता हूं ये वर्किंग पेपर? नहीं बेच सकता। अच्छा ऑडिट कर लिया मैंने, रिपोर्ट साइन कर दी, उसके बाद जो वर्किंग पेपर है इनको संभाल के रखूं कि फाड़ के फेंक दूं? कब तक? क्या क़यामत तक? नहीं, कब तक? हाँ अब सुन लीजिए, कब तक संभाल के रखने हैं? स्टैंडर्ड कहता है फर्म के अपने पॉलिसी एंड प्रोसीजर पे डिपेंड करता है कि वो कितने अरसे तक इसको संभाल के रखे, कितने अरसे तक रिटेन करे। कम अज कम लेकिन 5 साल तक रिटेन करना है। और ये 5 साल कब से शुरू करने हैं? 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट और ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट विच एवर इज लेटर। अब आपने याद तो पूरी लाइन कर लेनी है, 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट और ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट विच एवर इज लेटर। लेकिन ये ग्रुप ऑडिटर जो है इसको ज्यादा नहीं सोचना। क्यों नहीं सोचना? हमारे सिलेबस में नहीं है।
ठीक, एक स्टूडेंट पेपर देने गया, फिर आगे कहने लगा सर पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था, उसने क्वेश्चन पूछा था कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कितना अरसा तक आपने रिटेन करनी है, रिटेंशन पीरियड क्या है, तो मुझे आता था, मैं लिखा है 5 years, रिजल्ट आया फेल। बताइए क्यों फेल? पूरी प्रोविजन लिखी नहीं। अगले टर्म में फिर यही क्वेश्चन आ गया, अब की बार उसे आता पूरी प्रोविजन लिखनी है। अब लिखने लगा कि उसे आगे आपने पूछा रिटेंशन पीरियड क्या है, कहने लगा रिटेंशन पीरियड इज 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट और ग्रुप ऑडिटर रिपोर्ट व्हिच एवर इज लेटर। आगे कहने लगा सर पेपर बहुत अच्छा हुआ है, रिजल्ट आया फेल। कहने लगा पेपर अच्छा हुआ है, पता नहीं क्यों फेल हो गया, समझ नहीं आ रही। एग्जामिनर कमेंट्स देखे, वो कहने लगा भैया ये पॉइंट किसने लिखना था, फर्म्स ऑन क्वालिटी पॉलिसी प्रोसीजर पर डिपेंड करता है। तो जब रिटेंशन पीरियड हमसे पूछे तो हमने कंप्लीट प्रोविजन लिखनी है। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड वर्किंग पेपर। कंप्यूटर बेस्ड वर्किंग पेपर, देखिए आप जो ये नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं ये भी वर्किंग पेपर है, ये भी वर्किंग, ये मैनुअल है या कंप्यूटर बेस्ड है? मैनुअल। लेकिन अगर आपके सामने लैपटॉप रखा होता और आप नोट्स जो भी है वो लैपटॉप पे टाइप कर रहे होते, जो भी है बात होती, ये कंप्यूटर बेस्ड वर्किंग पेपर होते हैं। ये कंप्यूटर, बताइए कि क्या कंप्यूटर पे वर्किंग पेपर प्रिपेयर करने का फायदा है कोई? बिल्कुल फायदा है। अब ये देखें, अगर एग्जाम में हमसे पूछे ना नॉर्मल वर्किंग पेपर डॉक्यूमेंटेशन के क्या एडवांटेजेस है, कंप्यूटर बेस्ड का लफ्ज नहीं लिखा, हम ये वाले लिखेंगे, ये एडवांटेजेस है नॉर्मल वर्किंग पेपर के डॉक्यूमेंट। लेकिन अगर कहे कंप्यूटर बेस्ड वर्किंग पेपर के क्या एडवांटेजेस है, फिर हमने ये वाले लिखने। आपके ख्याल में कंप्यूटर पे वर्किंग पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या बेनिफिट हो सकते हैं हमें जी? टाइम बच जाएगा, अच्छा चलो ठीक है, जो भी है बारह कुछ बच ही रहा है ना, ठीक है। एनालिटिकल, अच्छा चल सही है, टाइम काम स्पीडी हो जाता है, उसमें एक्यूरेसी ज्यादा होती है, गलतियां कम होती हैं, बिल्कुल यही है। हम कुछ 2-3 टेक्निकल भी डिस्कस कर लेते हैं एडवांटेज। पहले कहते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म आसानी से हो जाते हैं। अगर मैनुअली आपने एनालिटिकल परफॉर्म करने हो तो आपको कैलकुलेटर सामने रख के वो हर एक रेशो परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगी। लेकिन अगर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो आपने एक्सेल में वो सारी क्लाइंट की फिगर्स इनपुट करनी है और उसके बाद फार्मूला लगाना है, सारी रेशो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। बल्कि इवन आजकल तो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने के सॉफ्टवेयर भी आ चुके हैं मार्केट में। आप कोई सॉफ्टवेयर परचेज करें, उसमें एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने का टूल होगा, वो आपसे सिर्फ इतना कहेगा भी क्लाइंट की फिगर्स इनपुट कर दें, सेल्स कितनी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी, दूसरी चीजें ऑटोमेटिकली उसने सारी रेशोज उनके फार्मूले बिल्ट इन बनाए हुए हैं। फिर आपसे पूछेगा बताइए कौन कौन सी रेशो कैलकुलेट करना है, आपके सामने 50 किस्म की रेशो आ जाती है, आप टिक करते रहते हैं, क्लिक करते रहते हैं, ये रेशो कैलकुलेट करनी, ये रेशो कैलकुलेट करनी, ये करनी, उसके बाद बटन दबाते हैं, सारी की सारी रेशो विद इन 1 सेकंड आपके सामने होती है। कहता है आप सिर्फ रिस्क असेसमेंट करो, इससे आगे। तो वर्किंग पेपर कंप्यूटर बेस्ड प्रिपेयर करने का एक बड़ा फायदा क्या है, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना आसान हो जाता है। दूसरा फायदा सुने, टीम को भेजा इस्लामाबाद, हमारा क्लाइंट था, उसकी एक ब्रांच थी लाहौर में, एक इस्लामाबाद में। टीम को इस्लामाबाद भेजा, जाओ प्रोसीजर परफॉर्म करके, प्रोसीजर परफॉर्म करके वापस आई, पता चला 2 प्रोसीजर सही परफॉर्म नहीं किए, क्या करेंगे अब? दोबारा भेजेंगे। अब देखिए टाइम कॉस्ट भी लगेगी, टाइम भी लगेगा, हो सकता है क्लाइंट के साथ जो डेडलाइन हमने एग्री की थी वो भी एक्सटेंड करनी पड़े। लेकिन अगर यही वर्किंग पेपर जो है कंप्यूटर में प्रिपेयर हो रहे होते हैं, पार्टनर लाहौर में बैठा होता है, इस्लामाबाद वालों से कहता भाई आप प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, मुझे ईमेल के जरिए सेंड कर लें, या कोई इंटरनल सॉफ्टवेयर होते हैं उनके जरिए से मुझे सेंड कर दीजिए, अपने ऑफिस में बैठे बैठे सारे प्रोसीजर चेक कर लेता सही परफॉर्म हुआ है कि नहीं, और उधर से इंस्ट्रक्शन दे देता। बताइए फायदा है कि नहीं? तो ऑनलाइन रिव्यू का मतलब समझ आ गया? टीम बैठी है दुनिया के दूसरे कोने में, पार्टनर बैठा है दूसरे कोने में, लेकिन वो टीम का काम चेक कर रहा है कि वो सही तरीके से परफॉर्म किए कि नहीं। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग एंड इंटीग्रेशन। ये है इजी, लेकिन जब भी मैं इन कंसेप्ट के ऊपर आता हूं मुझे एक वकूआ याद आ जाता है जो मेरे साथ ही हुआ। जब जूनियर होता है ना, इंसान चीजें सीख रहा होता है, बहुत सी गलतियां करता है। तो फर्स्ट कीजिए मैं सेल्स का एरिया मुझे दिया मेरे सीनियर ने, इस पर प्रोसीजर परफॉर्म करो। सेल्स का एरिया पूरा करके इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट लेके सीनियर के साथ बैठा, रिव्यू करवाया, उसके बाद उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स निकले। सीनियर ने कहा इस इनकम स्टेटमेंट में सेल्स की फिगर जो है ना वो 70 मिलियन है, तो एडजस्टमेंट के बाद 67 मिलियन हो गई है, इसको करेक्ट करके लाओ। मैंने कहा सर नो प्रॉब्लम, मैं गया, मैंने उधर 70 था, इसको 67 कर दिया और वापस ले आया। वो क्लास सीनियर ने मेरी की मुझे आज तक याद है। फिर कहने लगा, मैंने कहा सर गलती क्या हुई, गैस कीजिए क्या गलती हुई? तो कहने लगा ये सेल्स को तो तुमने 70 से 67 कर दिया, ग्रॉस प्रॉफिट को किसने चेंज करना है, और नेट प्रॉफिट को किसने चेंज करना है, फिर उधर जाके डेटर्स को और इक्विटी को किसने चेंज करना है, बैलेंस शीट का टोटल भी चेंज होना था। ठीक है, अब देखें, अब अगर यही सारा काम अगर कंप्यूटर पे हो रहा होता तो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग सारे टोटल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते, क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन होती है, फार्मूला अगर आपने लगाया होगा ना तो वो ऑटोमेटिकली सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर मैनुअली काम कर रहे हैं तो फिर ना ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होगी ना इंटीग्रेशन होगी, अगर कोई चीज होगी तो वो आपकी क्लास ही होगी। ठीक है, जैसे लेकिन उसका फायदा ये हुआ आज तक, अब मैं जब भी कहीं पे कोई गलती होती है उसको ठीक करने लगता हूं तो एक दफा रुक के ये जरूर सोचता हूं कि इसका आगे फर्दर इफेक्ट किस किस जगह पे है। ठीक है, वो भी फिर हम मतलब आदत बन गई, इतना फायदा होता है क्लास होने का। तो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग और इंटीग्रेशन समझ आ गए कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिफरेंट एरिया एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, एक जगह पे चेंज हो तो दूसरी जगह पे भी होनी चाहिए, जैसे डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट, डेप्रिसिएशन पे चेंज करेंगे फिक्स एसेट पे भी चेंज होनी चाहिए। इंटीग्रेशन की होगी तो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग हो जाएगी। फिर इसके बाद स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होता है, आप एक दफा फॉर्मेट बना ले, कॉपी पेस्ट पे सारा वही फॉर्मेट चलाते हैं, और नीट काम होता है, लेस कॉस्टली होता है। जाहिर है मैनुअली काम करेंगे गलतियां नजर आती है क्या गलतियां की है, लेकिन अगर कंप्यूटर पे काम करे सारा पेज भी डिलीट कर दे किसी को पता नहीं चलता कि क्या गलती की। तो ये है कुछ एडवांटेजेस। क्लियर हो गया एडवांटेजेस? अब आपको 3 मिनट दिए जा रहे हैं, रीडिंग कर लीजिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा जो 7।
जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। ऑडिटर हैज एप्रोप्रिएट बेसिस ऑफ ओपिनियन का मतलब है ऑडिटर रिपोर्ट वो भी ओपिनियन दे रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या उनमें कोई गड़बड़ है। दोनों सूरतों में उसके पास कोई बेसिस है जिसकी बेस पर ओपिनियन दे रहा है। मुझे बताइए, हम अगर रिपोर्ट दे रहे हो तो जो ओपिनियन उसमें कह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, इसकी बेसिस क्या होनी चाहिए? इसकी बेसिस है कि नोटों से भरा हुआ ब्रीफकेस होना चाहिए इस ओपिनियन की बेसिस, या कि हमारा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना चाहिए। ऑडिट एविडेंस यही कह रहा है कि जब आप वर्किंग पेपर प्रिपेयर करते हैं तो इसका मतलब ये आपके पास सबूत है कि हमारी जो बेसिस है ना ओपिनियन देने की, वो हमारा वर्किंग पेपर एविडेंस की बेस में हमने ओपिनियन दिया। और भी क्वेश्चन जी कि वो सबूत ठीक है। अच्छा सुन लें, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात है। अब आपने क्वेश्चन पूछा तो आपको बता रहा हूं। जब हमने हमारा रूल ये है ना कि समथिंग नॉट डॉक्यूमेंटेड इज समथिंग नॉट डन, इसका दूसरा मतलब पता क्या है कि समथिंग डॉक्यूमेंटेड इज समथिंग डन। यानी आपने प्रैक्टिकली अगर कोई प्रोसीजर परफॉर्म किया है, डॉक्यूमेंट नहीं किया, दुनिया क्या समझेगी? लेकिन अगर आपने प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया और डॉक्यूमेंट कर दिया, दुनिया क्या समझेगी? तो दुनिया ने सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन देखनी है, ठीक है? इसलिए हम कहते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट, बल्कि ज्यादा अहम है प्रोसीजर परफॉर्म करने से। जी, और की क्वेश्चन जी, क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 में क्या कह रहा है? हु इज द ओनर ऑफ वर्किंग पेपर्स? ऑडिटर। कैन वर्किंग पेपर्स बी ए सब्स्टिट्यूट टू द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ए कंपनी? नहीं हो सकते, ठीक है? याद रखें कि हम तो क्लाइंट का रिकॉर्ड यूज कर सकते हैं ऑडिट पर्पस के लिए, क्लाइंट हमारे वर्किंग पेपर्स अपने अकाउंटिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता, ठीक है? हम उसके ऑडिटर हैं, वो हमारा ऑडिटर नहीं है। जी भैया, ओनर पूरी फर्म होती है, फर्म ओनर होती है, क्योंकि ऑफिशियली जो है ना फर्म अपॉइंट होती है, तो फर्म ओनर। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हम बहुत सिंपल है, ऑडिट फाइल क्या है? देखिए, एक टर्म हमने पढ़ी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन या ऑडिट वर्किंग पेपर्स, वो और चीज है। ऑडिट फाइल का मतलब डिफरेंट है। जैसे फर्ज कीजिए ये भाई हैं, इन्होंने जो कुछ भी ये सुन रहे हैं उसको नोट कर रहे हैं पेजेस के ऊपर, उन्होंने नोट किया हुआ। ये जो है ये क्या है? ये क्या है? ये वर्किंग पेपर्स या डॉक्यूमेंटेशन है। अब ये जब नोट कर लेंगे तो इसके बाद उन्होंने इसको बंद करके इस बैग में डाल देना, इस बैग में। इसमें और भी फाइल्स पड़ी है, क्योंकि जरूरी नहीं इनको सिर्फ सेल्स का एरिया दिया गया हो सकता है इनको डेटर्स का एरिया भी दिया गया हो। तो और फाइल, ये जो बैग है ये इनका स्टोरेज मीडिया, ये वर्किंग पेपर, इसको कहते हैं ऑडिट फाइल। ये ऑडिट फाइल है। और ये क्या है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन या वर्किंग पेपर। प्रैक्टिस में जब आप जाएंगे, आपने शायद देखा होगा मार्केट में वो ब्लू कलर की फाइल होती है बड़ी सी, प्रैक्टिस में वो यूज होती है, और उनके अंदर जो पेजेस लगे होते हैं वो वर्किंग पेपर। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं, देखिए ये मेरी फाइल है, ये ऑडिट फाइल है, और इसके अंदर जो डिफरेंट मैंने ये पेजेस लगाए हुए हैं, ये क्या है? ये हमारे वर्किंग पेपर था। तो फर्क समझ आ गया दोनों में? ऑडिट फाइल वो स्टोरेज मीडिया है जिसमें हमने वर्किंग पेपर्स को स्टोर किया हुआ है। अच्छा, अगला क्वेश्चन वो कहता है जी ऑडिट फाइल कितनी किस्म की होती है? दो तरह की होती है ऑडिट फाइल, करंट फाइल और परमानेंट फाइल। अब स्टूडेंट से पूछें ऑडिट फाइल की कितनी टाइप्स है? कहता है सर करंट और नॉन करंट। एक कहेगा सर करंट फाइल और फिक्स फाइल, एक कहेगा सर परमानेंट फाइल और टेम्परेरी फाइल। भाई सही टर्म याद करें कि ऑडिट फाइल की दो टाइप्स कौन कौन सी है? करंट फाइल और कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट सीखेंगे आगे, एग्जांपल आपके लिए समझना आसान हो जाएगी। करंट फाइल में सिर्फ वही, गौर से सुनिएगा, वही वर्किंग पेपर्स लगाए जाते हैं जो सिर्फ इस साल के लिए रेलिवेंट है, इस साल के लिए सिग्निफिकेंट है। और परमानेंट फाइल में वो वर्किंग पेपर लगाए जाते हैं जो इस साल के लिए भी सिग्निफिकेंट है और फ्यूचर ईयर के लिए भी सिग्निफिकेंट है। याद है आपको ये कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस वाला पॉइंट, ठीक है? तो ये परमानेंट फाइल में, यानी करंट फाइल में सिर्फ इसी साल के लिए जो रेलिवेंट है वर्किंग पेपर्स वो लगाए जाएंगे, और परमानेंट फाइल में ऐसे वर्किंग पेपर जो इस साल के लिए भी और फ्यूचर ईयर के लिए। फॉर एग्जांपल प्लानिंग मटेरियल, जैसे रिस्क असेसमेंट की मटेरियलिटी कैलकुलेट की, बताइए इस साल कैलकुलेट कर ली, रिस्क असेसमेंट कर ली, मटेरियलिटी कैलकुलेट, अगले सालों में भी यही यूज होगी कि अगले सालों की अलग से रिस्क असेसमेंट और मटेरियलिटी डिटरमिन की जाएगी। तो बताइए प्लानिंग मटेरियल हमारा जितना भी है जिसमें रिस्क असेसमेंट आ जाती है, जिसमें मटेरियलिटी डिटरमिनेशन आ जाती है, कहां पे आए? करंट फाइल में आए। ऑडिटर जो लेटर लिखता है मुख्तलिफ लोगों को, वो कौन से लेटर लिखता है? कंफर्मेशन लेटर। कंफर्मेशन लेटर पता नहीं क्या होता है? जो डायरेक्टर को सेंड किया जाता है, क्रेडिटर को सेंड किया जाता है। क्या ये इस साल सेंड कर दिया, अगले साल में भी यही चलेगा कि हर साल लैदा से सेंड करेंगे? वो अगले साल के डेटर्स लैदा होंगे, उनको लैदा सेंड करेंगे, ठीक है? तो ये कंफर्मेशन लेटर भी करंट फाइल में। रिप्रेजेंटेशन लेटर पता है क्या होता है? मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं रिटर्न फॉर्म में, हर साल लेंगे कि एक ही साल इंफॉर्मेशन लेके 4 साल चलाएंगे? कहां है?
करंट फाइल में। इसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट, मैनेजमेंट लेटर, याद है मैनेजमेंट लेटर, इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस, ठीक है, वो भी हम हर साल जो है वो ऑब्टेन करते हैं, करंट फाइल में आएगा। इसके अलावा क्यूमुलेटिव बैलेंस शेड्यूल, ये क्या होता है? देखिए हम जो भी मिस स्टेटमेंट करते हैं उसको ड्यूरिंग ऑडिट नोट कर लेते हैं, एक लिस्ट, अलग से लिस्ट बना लेते हैं, उस लिस्ट को कहते हैं क्यूमुलेटिव बैलेंस शेड्यूल। इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। शेड्यूल का मतलब लिस्ट, किस चीज की? एरर यानी मिस स्टेटमेंट की, जो हम इकट्ठा करते हैं ऑडिट के दौरान में, क्यूमुलेटिव बैलेंस शेड्यूल। एंड में जाके क्लाइंट को कहते हैं हाँ भी करेक्ट करनी है कि नहीं करनी। क्लाइंट अगर करेक्ट कर दे अच्छी बात, ना करेक्ट करे तो फिर हम देखते हैं वो मटेरियल है कि नहीं, उस हिसाब से हम अपने ओपिनियन दे देते हैं। करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन याद रखें इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हमने पूरे ऑडिट में यूज करनी है, लेकिन पिछले सालों की जो मिस स्टेटमेंट है वो परमानेंट फाइल में, पिछले सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो परमानेंट फाइल में आएगी। लीड शेड्यूल, लीड शेड्यूल क्या होता है ये सुन लें। जब हमारे सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं, मैंने इनको सेल्स का एरिया फॉर एग्जांपल दिया, भाई तुमने सेल्स का एरिया कर, ये क्या करेंगे, अपनी एक सेल्स की फाइल बनाएंगे, उसके अंदर वर्किंग पेपर्स लगाएंगे। सेल्स की फाइल में जो पहला सफा होता है ना, पहला, उसे कहते हैं लीड शेड्यूल। उस पहले सफे पे लिखा क्या होता है कि सेल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो सेल्स की फिगर रिकॉर्ड हुई है वो कितनी है, और फिर उसके बाद जो दूसरा सफा होगा वर्किंग पेपर, वो होगा ऑडिट प्लान, कि हमने इस फिगर को वेरीफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हैं। और फिर उसके बाद सफा नंबर 3 से लेके आगे सफा नंबर फॉर एग्जांपल 100 तक उस ऑडिट प्लान को सामने रख के हमने जो प्रोसीजर परफॉर्म किए हुए हैं वो वन बाय वन सारे तरतीब से लगे होंगे। इसका मतलब यह हुआ जो लीड शेड्यूल है ये बेसिकली एक तरह का ब्रिज है, लिंक करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर्स को हमारे ऑडिट प्रोसीजर के साथ। इसमें लीड शेड्यूल में एक तो ये लिखा होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस एरिया की फिगर कितनी है, और दूसरा रेफरेंस दिया होता है कि इन एरिया को वेरीफाई करते हमने जो प्रोसीजर परफॉर्म किया है वो किस सफे पे है, आगे लिखा होगा पेज नंबर 2 से लेके पेज नंबर 100 तक। तो लीड शेड्यूल बेसिकली एक मिडल मैन का रोल प्ले करता है बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट प्रोसीजर। ये बेसिकली हमारे पार्टनर्स के लिए बनाया जाता है ताकि पार्टनर्स देख लें कि फिगर कितनी है, हमने क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, बजाय ये कि वो सारे प्रोसीजर चेक करें, वो उनमें से जो उन्हें लगता है प्रोसीजर कहता है सिर्फ ये इस सफे से लेके इस सफे तक वर्किंग पेपर निकाल दो, मैं सिर्फ ये देखूंगा। लीड शेड्यूल क्लियर हो गया? क्या परमानेंट फाइल में लॉन्ग टर्म लोन, खुद बताइए 5 साल के लिए लोन लिया है, 1 साल ही चलेगा, इसी साल की वर्किंग में, अगले साल के लिए भी रेलेवेंट है, किस फाइल में लगाएंगे? अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये परमानेंट में क्यों है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? क्योंकि सिस्टम जो है साल में भी बाद का चेंज नहीं होता। पाकिस्तान का जो सिस्टम है बताइए कितने सालों से चल रहा है, और क्या अगले कुछ सालों में बदलने की उम्मीद है? ये चलेगा इंशाल्लाह। तो अगर पाकिस्तान का कोई ऑडिटर हो वो पाकिस्तान के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम के डॉक्यूमेंट्स को किस फाइल में लगाएगा? प्रीवियस फाइनेंशियल, ये भी बात होगी हमारी। लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स ये कौन से होते हैं? मेमोरेंडम ऑफ लीगल केसेस नहीं, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स जो कंपनी के हैं ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कंपनी का लीगल स्टेटस बताते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल एसोसिएशन, ये हर साल चेंज होते हैं ना? नहीं, शुक्र है ये पता है, हर साल चेंज नहीं, तो किस फाइल में लगाएंगे? अब सुनिए, एग्जाम में अगर वो हमसे ये पूछे कि बताओ करंट ऑडिट फाइल की 2 टाइप्स क्या हैं और 2 एग्जांपल दो, तो बता देंगे। अगर वो इस क्वेश्चन को हल्का सा घुमा के पूछे, कहे नहीं नहीं तुम एग्जांपल ना बताओ, एग्जांपल मैं बताता हूँ, ये तुम सिर्फ इतना बता दो ये करंट फाइल में आएगा कि परमानेंट में आएगा, बता देंगे। चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर। यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म हुआ, घर जाके रीडिंग करके आइएगा, और कल से मैं आपको वॉल्यूम 2 की असाइनमेंट भी देना शुरू कर दूंगा डेली बेस, बजाय ये कि आपको चैप्टर कंप्लीट होने पे एक ही दफा सारे 20-25 केस स्टडीज दे दी जाए, डेली बेसिस पे 2-3-4 केस स्टडीज असाइनमेंट के तौर पे दे दी जाए। लेक्चर खत्म।